प्रथम पत्र हम लोग पढ़ रहे हैं भाषा खंड, यूपीएससी का पाठ्यक्रम हिंदी साहित्य, ये फर्स्ट पेपर। और प्रथम पत्र में हम लोग आज पढ़ेंगे फोर्थ टॉपिक, चौथा टॉपिक। 3 टॉपिक पढ़ चुके थे भाषा खंड में। चौथा टॉपिक है 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी का विकास। 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी का विकास, ये टॉपिक है चौथा टॉपिक भाषा खंड। तो इसमें देखिए प्रश्न क्या पूछे गए हैं। सिविल सेवा 2023, सिविल सेवा 2023 में सवाल आपसे पूछे गए 19वीं सदी में खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा के रूप में, 19वीं सदी में खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के दौरान प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डाला। ये सिविल सेवा पिछले वर्ष ये सवाल पूछा गया था 20 अंक का। देखिए जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, टॉपिक है कोर्स में जो लिखा हुआ है 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी का विकास। 19वीं सदी का क्या मतलब, 99 तक, है ना। 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी का विकास। 19वीं सदी में खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा के रूप में, साहित्यिक भाषा का क्या मतलब है, साहित्यिक भाषा का मतलब है पद्य और गद्य की भाषा। खड़ी बोली हिंदी का विकास साहित्यिक भाषा के रूप में। और 19वीं सदी का मतलब है, 19वीं सदी का मतलब है भारतेंदु पूर्व और भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का मतलब है 1850 से लेकर के 1900, और ये मतलब है 1800 से लेकर के 1850। 19वीं सदी को हम 2 भागों में बांटेंगे, एक तो भारतेंदु से पहले और दूसरा भारतेंदु युग। ये 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी का विकास, ये आपका पाठ्यक्रम है। और सवाल पूछा गया कि 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी को लिटरेचर के लैंग्वेज, साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के दौरान जो मेन चैलेंजेस थे, चुनौतियां थी, इन चुनौतियों को बताइए। या खड़ी बोली हिंदी का विकास 19वीं सदी में कैसे हुआ, तो ये सवाल है। और पाठ्यक्रम प्रश्न तो समझ में आ रहा है। जो प्रमुख चैलेंजेज हैं खड़ी बोली हिंदी को प्रतिष्ठित करना, एम्पावर करना, उसमें कौन कौन से चैलेंजेस थे और कौन कौन से फैक्टर्स थे कि 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ। इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है, अगर मान लिया कि सिविल सेवा 2024 में सवाल पूछना हो उनको, 2024, तो सीधे सीधे ये पूछ सकते हैं कि 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी का विकास बताइए, या खड़ी बोली हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में विकास पर टिप्पणी पूछी जा सकती है, या खड़ी बोली हिंदी का सीधा सीधा विकास। तो इसी क्वेश्चन को रिपीट किया जा सकता है, खड़ी बोली हिंदी के विकास में कौन कौन से तत्वों का योगदान है, ऐसे सवाल हो सकते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यानी तत्व कौन कौन से, एलिमेंट्स कौन कौन से, विकास के कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी खड़ी बोली हिंदी का विकास कैसे हुआ है, या उस विकास में कौन कौन सी चुनौतियां रही हैं, चैलेंजेस रहे। समझ में आ गया, यानी बहुत आसान टॉपिक है। इसी टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी टॉपिक है 19वीं सदी और खड़ी बोली हिंदी, 19वीं सदी और खड़ी बोली हिंदी। और 19वीं सदी का मतलब आपने अभी देखा कि 1850 से पूर्व, और दूसरा 1850 से 1900, यानी भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग का मतलब क्या हुआ, भारतेंदु मंडल, भारतेंदु हरिश्चंद्र इनका पूरा नाम। कहाँ के रहने वाले थे, काशी के रहने वाले, बनारस के रहने वाले। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहाँ के थे, बनारस के रहने वाले थे। और भारतेंदु जो थी वो ये उपाधि थी, भारत का इंदु, भारत का इंदु। इंदु मतलब क्या होता है, चांद, मतलब श्रेष्ठ, यानी भारत का श्रेष्ठ व्यक्ति। भारतेंदु क्या थी, उपाधि थी। किसने दिया था,
साहित्यकारों ने दिया था, उस युग के साहित्यकारों ने दिया था, उस युग के साहित्यकारों ने दिया। ये उपाधि किसके द्वारा दिया गया? इस युग के साहित्यकारों के द्वारा। भारत का इंदु यानी भारत का श्रेष्ठ कहा गया, श्रेष्ठ व्यक्ति किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कहाँ जन्म हुआ इनका? काशी में। बनारस के रहने वाले थे और बहुत कम दिन जिए, 1850 से 1885। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, पूरा नाम क्या है? हरिश्चंद्र नहीं, हरिश्चंद्र। और इनका जन्म कब हुआ? 1850 में। निधन कितना हुआ? 85 में। कितने साल जीवित रहे? 35 वर्ष। 35 वर्ष से जीवित रहे, है ना? नहीं, प्रेमचंद का ज्यादा था, है ना? 1880 से 1936 समय प्रेमचंद का 56 वर्ष। तो 35 वर्ष जीवित रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र। 35 वर्ष में बच्चे क्या देते हैं? सिविल सर्विसेज का एग्जाम, बीपीएससी का, यूपी का एग्जाम देते रहते हैं। तो इस 35 वर्षों में इन्होंने 17 नाटक लिखे, जिसमें से एक नाटक भारत दूरदर्शन आपके कोर्स में है। दूसरा नाटक बहुत पॉपुलर था, कौन सा? अंधेर नगरी। ये दो नाटक का तो नाम याद ही रखना है। भारत दूरदर्शन तो कोर्स में ही है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। अंधेर नगरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खूब नाटक लिखे, इन्होंने उपन्यास भी लिखा, इन्होंने निबंध भी लिखा, इन्होंने आलोचना भी लिखी, कई सारी चीज लिखे इन्होंने। और ये सब बातें किसमें है? गद्य है, गद्य लेखन किया, इसलिए गद्य का प्रवर्तन किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ये सब किसमें? गद्य किसमें लिखा? खड़ी बोली में। तो खड़ी बोली का विकास हुआ, खड़ी बोली का विकास हुआ। ठीक उसी तरह से इसी भारतेंदु युग में एक दूसरे व्यक्ति थे, उनका नाम था बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। और ये भारतेंदु से थोड़े सीनियर थे। इनका जन्म हुआ था 1845 में। 1845 में जन्म बालकृष्ण भट्ट जी का। और ये इलाहाबाद के रहने वाले थे। इन्होंने भी गद्य के विकास में इन्होंने भी निबंध लिखा। उस समय निबंध, पत्रकारिता, ये सारी चीजें किसमें होती थी? खड़ी बोली में हो रही थी। याद कीजिए कि इसके पहले रीति काल में कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा थी। यानी इसके पहले जो रीति काल था, रीति काल में, रीति काल का मतलब 1650 से 1850, इसमें कौन सी भाषा थी? ब्रज। सूरदास के आगे ब्रज भाषा थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और इस भारतेंदु युग में, जिसमें ये सब मिल करके मंडल कहे जाते हैं। मंडल मतलब पूरे इनके सहयोगी, ग्रुप। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? ग्रुप। भारतेंदु ग्रुप में कई सारे मेंबर थे, लेकिन जो सबसे पॉपुलर मेंबर थे उनका नाम क्या था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और दूसरे व्यक्ति थे बालकृष्ण भट्ट। तीसरे व्यक्ति थे, उनका नाम था प्रताप नारायण मिश्र। ये नाम दो चार याद रखना है। प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जी ब्राह्मण नाम की पत्रिका चलाते। ब्राह्मण, ये पत्रिका किसमें निकलती थी? खड़ी बोली में। ब्राह्मण नाम की पत्रिका चलाते थे। और प्रताप नारायण मिश्र। बालकृष्ण भट्ट चलाते थे हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप नाम की पत्रिका। बालकृष्ण भट्ट कौन सी मैगजीन चलाते थे? हिंदी प्रदीप। और प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका चलाते। ठीक इसी तरह से एक दो और नाम लिखिए। राधा चरण गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास, ये सब लोग मिल करके, लाला श्रीनिवास दास, इन्होंने पहला उपन्यास लिखा। प्रथम उपन्यास, उपन्यास का नाम था परीक्षा गुरु। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। कब लिखा गया? 1882 में, 1882 में लिखा गया। ये सब गद्य में लिखा गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है? खड़ी बोली हिंदी गद्य का विकास कैसे कैसे हुआ? तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किनका है? भारतेंदु युग का। यानी 19वीं सदी में 1850 से पहले और 1850 के बाद जिन जिन लोगों का योगदान है खड़ी बोली हिंदी के विकास में,
उनको पढ़ना कि कैसे कैसे खड़ी बोली हिंदी विकसित हुई। नोट कर लिया? ये भी बता रहे हैं। हो गया, नोट कर लिया। 19वीं सदी में दो भाग आपने किया, 1850 से पहले और 1850 के बाद, यानी पहले का 50 वर्ष और फिर आगे का 50 वर्ष। ये जो भारतेंदु युग है जिसका समय है 1850 से 1900, यद्यपि भारतेंदु बहुत कम दिन जीवित रहे, लेकिन उनके ही नेतृत्व में, उनके ही विचारों को फॉलो करते हुए लोग आगे भी लिखते रहे। इसलिए पूरा का पूरा 50 वर्ष हम किनको जानते हैं? भारतेंदु के नाम से जानते हैं। अब रह गया कि उस समय भाषा कौन सी थी, यानी आपसे कह रहा है, चैप्टर कह रहा है कि 19वीं सदी में जो भाषा है वो कौन सी है और उसमें खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ। तो देखिए, उस समय जो पॉपुलर भाषा रही इसके पहले वो थी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा ये भक्ति काल में भी रही थी और फिर उसके बाद रीति काल में रही। ये पॉपुलर भाषा थी, ठीक है। रीति काल में जो बिहारी आपके कोर्स में, और यहाँ भक्ति काल में सूरदास, इनकी भाषा थी ब्रज भाषा। और तुलसी की, इनकी थी। तो ये ब्रज भाषा, तो आज भी अभी ब्रज भाषा क्या थी? बनी हुई थी। यानी 19वीं सदी में भी, 19वीं सदी में कविता की भाषा बनी रही। कविता किसमें लिखा गया? ब्रज भाषा में ही लिखा गया। 19वीं सदी में जो आपके कोर्स में, वो तो कंटिन्यू कर रही है। फिर आगे चल करके आपने पढ़ा है कि ब्रज भाषा का क्या हो गया? पतन हो गया। क्योंकि हम अगर देखेंगे कि 20वीं सदी में, 20वीं सदी में, 20वीं सदी में ये इसका क्या हो गया? पतन हो गया। इसका पतन हो गया, ब्रज भाषा, और उसकी जगह पर खड़ी बोली आगे निकल गई। ब्रज भाषा तो रही ये पूरा, देख लीजिए, 1350 से 1650, 1650 से 1850, ये ब्रज भाषा बनी रही। फिर 19वीं सदी में भी ब्रज भाषा बनी रही कविता के क्षेत्र में। लेकिन 20वीं सदी में जब हम अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे तो ब्रज भाषा बहुत मुलायम मधुर भाषा है, श्रृंगार की भाषा, उससे तो अंग्रेजों को भगा ही नहीं सकते। ब्रज भाषा का धीरे धीरे क्या हो गया? डाउनफॉल हो गया। लेकिन इस दूसरी भाषा क्या थी? खड़ी बोली। ये कहाँ की बोली थी? याद कीजिए, दिल्ली की। तीसरे चैप्टर में आपने पढ़ा है, दिल्ली की बोली थी। इस दिल्ली की बोली में मध्यकाल में दक्षिणी हिंदी में कुछ काम हुआ। दक्षिणी हिंदी में कुछ काम हुआ है ना, दक्षिणी हिंदी में काम हुआ। दिलवली का ले लिया है, दिल्ली ने छीन, ये सब पढ़ा आपने। लेकिन अब जब 19वीं सदी आया, 19वीं सदी, 19वीं सदी में गद्य की भाषा, जैसे नाटक लिखा जाने लगा, उपन्यास लिखा जाने लगा, निबंध, आलोचना, पत्रकारिता, ये सब धीरे धीरे किसमें होने लगा? खड़ी बोली में होने लगा 19वीं सदी में। और फिर आगे चल करके ये तो और ज्यादा विकास, विकसित हुई। फिर तो अब खड़ी बोली क्या हो गई? राष्ट्रभाषा के रूप में हम लोग देखेंगे। यानी धीरे धीरे खड़ी बोली हिंदी पॉपुलर होती गई। तो आपका कोर्स क्या कर रहा है? 19वीं सदी में गद्य के रूप में, लेकिन कविता के रूप में तो बनी हुई है ब्रज भाषा। यानी 19वीं सदी में कौन सी भाषाएं चल रही थी? ब्रज और खड़ी बोली दोनों। ब्रज कविता के लिए और खड़ी बोली गद्य के लिए, या मिश्रित रूप। लेकिन इसी समय एक तीसरा रूप भी चल रहा था, और वो था अरबी फारसी का, उर्दू का। ये भी तो चल रहा था, क्योंकि मुगल काल तो अभी समाप्ति हुआ था। नहीं, जो मुगल काल की भाषा थी फारसी, मुगल काल में दरबार की भाषा क्या थी? फारसी। तो ये भी तो समाप्त नहीं होगी, ये भी धीरे धीरे चल रही थी। और अंग्रेज आ गए थे तो अंग्रेजी भी चल रही थी। अंग्रेज भी तो आ गए थे, अंग्रेजी भी चल रही थी। अंग्रेज लोग किस में अपना काम करते थे? अंग्रेजी में। और अरबी फारसी थी ही रिकॉर्ड वगैरह की भाषा। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उनको तो अंग्रेजी से काम तो उनका तो चल जाता, लेकिन रूल कैसे करते? तो फिर उन्होंने हिंदी, जो ये सब हिंदी है, खड़ी बोली नहीं, यही बोलचाल की भाषा थी, इसको सिखाने के लिए अंग्रेजों ने फिर क्या किया? अंग्रेजों ने कॉलेज खोला, उसका नाम था कॉलेज। अंग्रेजों ने क्या खोला? एक कॉलेज खोला। किस लिए खोला? कि अपने हम अधिकारियों को हिंदी सिखाएंगे। क्यों हिंदी सिखाएंगे? रूल करना है
नहीं, जैसे आप आईएएस हैं और आपका तमिलनाडु कैडर मिल जाता है, तो तमिलनाडु की भाषा आपको सीखनी पड़ेगी। तो जब अंग्रेज वहां से आते थे और यहाँ उनको भारतीयों पर रूल करना था, तो अंग्रेजी से उनका कैसे काम चलता, उनको हिंदी सीखना था। तो हिंदी सिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने कॉलेज खोला, फोर्ट विलियम कॉलेज। और कहाँ खोला, कलकत्ता में। कब खोला, 1799, 1800, कलकत्ता में 1800 ईस्वी में खोला। उस समय कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ली। इनके सहयोग से इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, एक कॉलेज खोला। और इस कॉलेज में इनका एक विभाग खोला, उस विभाग का नाम था हिंदुस्तानी विभाग। एक डिपार्टमेंट खोला, उसका नाम क्या था, हिंदुस्तानी विभाग। और इस हिंदुस्तानी विभाग के जो एचओडी थे वो थे जॉन गिलक्राइस्ट। जो एचओडी थे उनका नाम क्या था, जॉन गिलक्राइस्ट। ये हिंदुस्तानी विभाग किस लिए क्या काम करता था, लोगों को हिंदी सिखाता था। इसके विभागाध्यक्ष कौन थे, जॉन गिलक्राइस्ट। यहाँ सिखाने के लिए उनको चाहिए था कि, इनको सिखाने के लिए ये चाहिए था कि कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट देते, तो कौन सिखाएगा। तो इन्होंने अपॉइंटमेंट दिया 4 लोगों, ईशा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदासुख लाल, नाम याद रखना है, और सदल मिश्र। इस हिंदुस्तानी विभाग में ये 4 लोगों को नियुक्त किया गया। ये लोग क्या करेंगे भाई, हिंदी सिखाएंगे। किनको, जो अंग्रेज आईसीएस आते थे, अंग्रेज अधिकारी आते थे, उनको हिंदी सिखाएंगे। हिंदी किस लिए सिखाएंगे, यहाँ रूल करने के लिए। भाई यहाँ की भाषा उनको जाननी है। और ये कॉलेज कहाँ था, कलकत्ता में। तो हिंदुस्तानी विभाग में ये 4 लोग क्या हुए, नियुक्त हुए। 4 लोग नियुक्त हुए। कौन कौन, ईशा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदासुख लाल, सदल मिश्र। लेकिन इन्होंने जो लिखा उससे किसका विकास हुआ, इन्होंने जो लिखा उससे विकास हुआ गद्य का, खड़ी बोली का। ये लोग खड़ी बोली का ही विकास कर रहे थे। अप्रत्यक्ष रूप से हमारी खड़ी बोली भी क्या हुई, उन्नत हुई। नहीं, वो तो अपना काम कर रहे थे। जैसे रेलवे का विकास उन्होंने किया था अपने फायदे के लिए, सामान ढोने के लिए, कच्चा माल ढोने के लिए। लेकिन रेलवे ही भारत को एकजुट कर देती है। ठीक है, कई बार प्रकृति क्या करती है, उल्टा काम कर देती है। हाँ, अनचाहे परिणाम निकलते हैं। यानी कई बार सोचते हैं कि हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन हो जाता है क्या, उल्टा। यानी हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों परिणाम होते हैं। तो अंग्रेजों ने अपने अधिकारियों को सिखाने के लिए हिंदी के लिए कॉलेज खोला, लेकिन उसी हिंदी ने फिर जा करके क्या किया, हिंदी के विकास में योगदान दिया। अब उनको ये सब मिल करके किसका विकास हो रहा था, खड़ी बोली हिंदी का, खड़ी बोली हिंदी का विकास हो रहा था। अब जब खड़ी बोली हिंदी का विकास हो रहा था, तो अंग्रेजों को लगा कि भाई हमको भारत पर रूल करना है, तो भाषा को पहले बांटो, क्योंकि सांप्रदायिकता का विकास भी करना। हिंदी, हिंदू मुस्लिम जब तक आप दंगा नहीं कराएंगे तब तक कैसे रूल करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, ये भाषा को बांटा, इसको क्या किया, विभाजित किया। एक शैली विकसित की तत्सम प्रधान, जिसको कहते हैं संस्कृत निष्ठ। ऐसी ऐसी हिंदी जिसमें संस्कृत के शब्दों का, तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हो। और एक दूसरी भाषा विकसित की जिसमें फारसी यानी उर्दू, उर्दू शैली का विकास। इसी का नाम फिर क्या हो गया, ये मुस्लिम की भाषा बना दी, मुस्लिम की भाषा। और इसको क्या बना दिया, हिंदू की भाषा। ऐसे क्या हुआ, आपस में विभाजन बढ़ा। खड़ी बोली हिंदी का विकास भी हुआ। फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि 2 तरह की शैलियां विकसित हुई। अब जब भाषा बांट देंगे तो फिर आपस में लड़ेंगे भी, तो अंग्रेजों ने लड़वाया भी। एक को कह दिया कि जी तो मुस्लिम वाली है, दूसरे को क्या कह दिया, हिंदू वाली है। और इसको डेवलप किया राजा लक्ष्मण सिंह नाम के आदमी ने। उन्होंने किसका सहयोग लिया, शैली को। और यहाँ इसको डेवलप किया राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, शिव प्रसाद सितारे। हाँ, तो फिर उनको क्या मतलब, आज भी करते हैं कि नहीं। कुछ लोग लोग स्वार्थ में रहते ही हैं। भारत के अंग्रेज संख्या में कितने थे, सब सैनिक तो उनके भारतीय ही थे। नहीं, तो लोग भारतीयों पर लाठी चलाते थे कि नहीं, वो तो होगा ही। 2 तरह की शैलियां विकसित हुई, एक को उर्दू कहा गया, एक को क्या कहा गया, हिंदी कहा गया। और इससे क्या हुआ, जब भाषा को बांटा गया तो फिर सांप्रदायिकता का विकास भी हुआ।
क्योंकि सबसे पहले लोग समाज, भाषा बंटेगी, फिर समाज बंटेगा, फिर आपस में लड़ेंगे, तो फिर अंग्रेजों को क्या होगा, फायदा होगा। यानी सत्ता हमेशा क्या चाहेगी कि हिंदू मुस्लिम होता रहे, तो उससे समाज कमजोर बना रहे। लेकिन इन दोनों को एक करने के लिए भी तो बहुत सारे लोग काम करेंगे। नहीं, अंग्रेज अगर बांटेंगे तो इसको एक करने की भी लोग कोशिश करेंगे। जो भारतीय, जो राष्ट्रीय होंगे, वो एक करने की भी कोशिश करेंगे, करेंगे कि नहीं? एक करने की कोशिश किसने की? स्वयं भारतेंदु ग्रुप ने, भारतेंदु मंडल ने इनको क्या किया, एक करने की कोशिश। यानी भारतेंदु का जब गद्य देखेंगे खड़ी बोली, तो उसमें दोनों का प्रयोग मिलेगा। संस्कृत में भी, जैसे मान लिया आपने पढ़ा भारत दुर्दशा नाटक, अगर पढ़ेंगे आप उस समय के, इस समय का निबंध पढ़ेंगे, इन लोगों ने कैसी हिंदी का विकास किया, जो दोनों मिश्रित थे। और दोनों मिश्रित के साथ साथ इन्होंने लोक भाषा भी ली, लोक शब्दावली भी ली। जैसे भोजपुरी भी मिलेगी, बनारसी भी मिलेगी, कानपुरी भी मिलेगी, लोक शब्दावली भी लिया। तो एक मिश्रित हिंदी का प्रयोग किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया, और उनके पूरे ग्रुप ने किया। क्यों किया? इसलिए कि भाषा लोक जीवन से जुड़ी रहे, लोगों को जगाना। तो अगर हिंदी उर्दू बांट के करेंगे तो मुश्किल होगी। ये बांटने का काम कौन कर रहे थे? अंग्रेज। और जोड़ने का काम कौन कर रहे थे? जो भारत के सजग लोग है ना, जो सजग लोग। फिर ऐसे ही जोड़ा, जोड़ने का काम प्रेमचंद ने भी किया। प्रेमचंद का पूरा साहित्य आप देखेंगे तो कैसा मिलेगा? हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी शैली का मतलब हिंदी उर्दू मिश्रित शैली। यानी राष्ट्रीय आंदोलन के लोगों ने भाषा को एक करने की कोशिश की, और उस शैली का नाम क्या दिया गया? हिंदुस्तानी। वो लोग हिंदी उर्दू कर रहे थे, ये लोग क्या कर रहे थे? हिंदुस्तानी। यानी हिंदी उर्दू और लोक जीवन से मिश्रित शैली। प्रेमचंद का पूरा साहित्य कैसा है? हिंदुस्तानी में। फिर आगे चल करके बड़ा काम किया गांधी जी ने भी। गांधी जी ने भी किस शैली की बात की? हिंदुस्तानी। कहा कि यही हमारी राष्ट्रभाषा होगी। गांधी जी ने कहा कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी होगी? यही हिंदुस्तानी। नहीं, दिल है हिंदुस्तानी, ये कहा। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या होगी? हिंदुस्तानी। और पूरा नॉर्थ साउथ कहीं कोई भाषा का विभेद नहीं रहा, और सब लोगों ने एक स्वर में कहा। नॉर्थ के लोगों ने भी, साउथ के लोगों ने भी, पुरुषोत्तम दास टंडन ने, तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, गुजरात के गांधी थे उन्होंने, पंजाब के लाला लाजपत राय ने, सब लोगों ने एक स्वर से क्या कहा कि हिंदुस्तानी ही हमारी राष्ट्रभाषा होगी। हिंदी उर्दू मिश्रित, लोक जीवन से मिश्रित शैली। ठीक है, लेकिन जब भारत आजाद हुआ, तो फिर भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ, जो दुखद पहलू। अब जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान वाले इसको अपना लिए और हिंदुस्तान वाले नहीं। यानी जो पूरा जो दौर है 1850 से 1947 तक मिलाने की बात होती रही नहीं। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, फिर अंग्रेजों की चाल क्या हो गई? सक्सेसफुल हो गई, और उर्दू कौन लेके चले गए? तो हम लोग अब क्या सोचने लगते हैं, जो गलत सोचते हैं, कि जी रहीम दूसरे हैं, तो मीर तकी मीर दूसरे हैं, तो गालिब दूसरे हैं। नहीं, पहले क्या थे? अमीर खुसरो से याद कीजिए, ये दोनों एक। अमीर खुसरो से हिंदुस्तानी शैली का विकास अलग है ही नहीं हिंदी उर्दू का। उर्दू नाम ही कब पड़ा? 19वीं सदी में। उर्दू जुबान जो कहते हैं उसका नामकरण कब हुआ? 19वीं सदी में। पहले तो किसी को पता ही नहीं था, पहले तो सब लोग यही हिंदी ही समझ रहे थे। अंग्रेज आए तो बांटा, और इसको एक को कह दिया उर्दू। फिर जब भारत आजाद हुआ, तो यानी आप देखेंगे कि 1850 से 1947 तक हमारी जो हिंदुस्तानी शैली है, जिसके लिए भारतेंदु ने भी काम किया, प्रेमचंद, तिलक, सब लोगों ने काम किया, और पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी कहा गया। असम में, साउथ में, हर जगह हिंदी प्रचार संस्थाओं का गठन। और जब भारत आजाद हो गया तो फिर ये भाषा दोनों। हाँ, फिर से लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, अधिक तत्सम प्रयोग कीजिए, ये वाला तो कीजिए ही मत। कह रहे हैं ना, खोज खोज के ला रहे हैं कि इस शब्द का कलम को लेखनी कहिए, है ना। कहा जा रहा है, क्योंकि ये तो ब्लड में ही है, तो आप कैसे बांटिएगा, बांट पाइएगा? ये जो हजारों सालों का है, मिश्रित हो चुका है। क्योंकि हमारी शब्द भंडार फिर क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगी, हिंदी हमारी कमजोर हो जाएगी अगर फिर से और ज्यादा बांटने, क्योंकि बटेगा ही नहीं अब। ठीक है, तो बांटने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत आएगी। दिक्कत आएगी, क्योंकि भाषा का स्वभाव क्या होता है? मिश्रित होता है। भाषा एक दिन में नहीं बनती, सदियां लग गई। हिंदी भाषा के अमीर खुसरो से लेकर के आज तक भाषा का जो मिजाज है, जो भारतीय सांस्कृतिक मिजाज है, वो सामाजिक समरसता का है। तो ये जो सामाजिक कल्चर है, कंपोजिट कल्चर है, ये भाषा में भी दिखाई देती है। तो आपका कोर्स क्या कर रहा है कि खड़ी बोली हिंदी का विकास 19वीं सदी में कैसे कैसे हुआ, और इस समय चैलेंजेस क्या क्या थे। तो
चैलेंजेस थे कि देखिए भाषा का बंटवारा हुआ, चैलेंजेस थे कि हमारे यहाँ शिक्षा का विकास कम हुआ था, चैलेंज ये था कि ब्रज भाषा ही ज्यादा पॉपुलर थी, है ना। जो आपसे सवाल पूछा गया सिविल सेवा 2023 में कि कौन कौन सी चुनौतियां थी, इन चुनौतियों को बीट करते हुए, पार पाते हुए, हराते हुए अंततः हिंदी भाषा क्या हुई, ओवर पावर करती है, हिंदी भाषा सशक्त होती है और 19वीं सदी में एक ऐसा वातावरण तैयार होता है जिसमें सब लोगों ने क्या कहा कि हिंदी, सब लोगों ने कहा कि राष्ट्रभाषा, निज भाषा उन्नति है, बहुत पॉपुलर पंक्ति भारतीय लोग की। निज भाषा, अपनी भाषा में ही आप विकास कर सकते हैं। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, मूल मतलब सारांश। ये किसकी पंक्ति थी? भारतेंदु की, कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। तो इस तरह से खड़ी बोली हिंदी धीरे धीरे विकसित होती है, 20वीं सदी में राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार्य होती है। और फिर आजादी के बाद जब हम लोगों ने संविधान को एडॉप्ट किया, 26 जनवरी फिर 1950 से, और 14 सितंबर जो हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, अनुच्छेद 343 आपको पढ़ना है, आर्टिकल 343 से लेकर के आर्टिकल 351 और भाग 17, ये हम लोग राजभाषा का प्रावधान करते हैं और हिंदी हमारी क्या बन जाती है, राजभाषा। ठीक है, तो इसी को लिखना है। यहाँ तक कोई सवाल है। सब उन्नति को, निज भाषा मतलब अपनी भाषा में ही उन्नति हो सकती है मतलब हो सकती, सब उन्नति को मूल, सब मतलब टोटल डेवलपमेंट का, मूल मतलब सार, सारांश, बेस कौन सा है, अपनी भाषा। ये कौन कह रहे थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हाँ, चूंकि बनाने वाले लोग लगे हुए हैं विभाजित होने में,